Assalamu alaikum. I am Dr. Zafar Mahmood, working as Associate Professor and Head of ENT Department at KVSS Hospital, SESI. I am working as ENT and Head and Neck Surgeon. I did my MCPS and DL in 2007, FCPS in 2009, and did fellowship from American College of Surgeons in 2017. Primarily, I am practicing at KVSS Hospital, SESI. Then my evening clinics are at Gulshan Iqbal Block 3, KDA Market, and Darussayyad Hospital and मेमल मेडिकल इंस्टीट्यूट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। बेसिकली सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक किसको कहते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी सांस लेने का रास्ता बेसिकली नाक से शुरू होता है और लंग्स यानी फेफड़ों तक पहुंचता है। नाक से लेके हमारे वॉइस बॉक्स यानी वोकल कॉर्ड्स तक के हिस्से को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। वोकल कॉर्ड से निचला हिस्सा जिसको हम सांस की नाली या ट्रेकिया और लंग्स यानी फेफड़े, तो ट्रेकिया और लंग्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, बाकी हिस्से को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। और बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ENT की डोमेन में आता है, इंक्लूडिंग ट्रेकिया, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक चेस्ट स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट की डोमेन में आता है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली जो ENT की डोमेन है यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जी, कैसे पता चलेगा कि बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा? सबसे कॉमन तो है कि बच्चे को नज़ला हो जाएगा, बच्चे की नाक या तो बंद हो जाएगी या बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होगी या नाक बहने लगेगी, और बच्चा गले में दर्द की शिकायत भी कर सकता है, या अगर बहुत छोटा बच्चा होगा तो वो खाने पीने से कतराएगा, खाएगा पिएगा नहीं, या उल्टी भी कर सकता है। इसके साथ साथ अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या सीवियर किस्म का वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपको हाई ग्रेड या लो ग्रेड फीवर मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेक्शन। अगर अचानक से खांसी शुरू हो जाए, अचानक से खांसी शुरू होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। वैसे तो अब गले में कोई चीज़ फंस जाए तो चोकिंग कॉफ भी हो सकती है, लेकिन हम इस चोकिंग कॉफ की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली हमारा टॉपिक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से कॉफ हो रही है तो सबसे पहले तो जो होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं कि बच्चे को आप स्टीम देना शुरू कर दें, बच्चे को गरारे कराना शुरू कर दें। स्टीम आप लौंग की दे सकते हैं, गरारे नमक के पानी के करा सकते हैं। इसके अलावा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करा दें, जैसे बच्चे को गर्म दूध दे दें, गर्म चाय दे दें, सूप दे दें, यखनी दे दें, इस तरह की गर्म अशिया दे दें। और स्पेशली जानवरों से, कारपेट से और धूल मिट्टी, परफ्यूम, इतर, मच्छर मार स्प्रे, इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखें तो इंशाल्लाह उसकी खांसी में जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है अमूमन टॉन्सिलाइटिस होता है और फेरिंजाइटिस होता है। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर हो जाए कि जैसे पेट में खाली अपेंडिक्स नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह गले में भी सिर्फ टॉन्सिल नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमन टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल का इन्फेक्शन और फेरिंजाइटिस यानी गले की पिछली दीवार का इन्फेक्शन होता है। खुशकिस्मती से ये दोनों इन्फेक्शन 80% एलर्जिक होते हैं या वायरल होते हैं। लेकिन अगर ये बैक्टीरियल हैं, स्पेशली टॉन्सिलाइटिस, तो फिर इसमें पस पड़ जाती है। और एक मिथ है जो अमूमन माँ बाप में पाई जाती है, उसमें भी कसूर डॉक्टरों का है, कि कहते हैं कि टॉन्सिल निकालने नहीं चाहिए। एक हद तक ये बात सही है, जब तक टॉन्सिल सही हैं बिल्कुल नहीं निकालने चाहिए। ये हमारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ओनली 0.02%, और वो भी तब तक प्रोड्यूस करते हैं जब तक ये खुद सेहतमंद हैं, खुद चौकीदारी कर रहे हैं। एक मरतबा ये खुद ख़राब हो गए तो फिर ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, फिर ये चौकीदार चोर बन जाता है। और जब चौकीदार चोर बन जाता है तो उसको चौकीदारी या चौकीदार रखना दानिशमंदी नहीं होती। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑटोलैरिंगोलॉजी ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि कब ये टॉन्सिल निकालने चाहिए। साल में कम से कम 4 दफ़ा टॉन्सिल ख़राब हो रहे हों और कम से कम 2 साल से मुस्तकिल ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके टॉन्सिल परमानेंटली ख़राब हो गए हैं। अब ये चौकीदार नहीं है, अब ये सिर्फ चोर हैं।
तो इनका निकालना ही सेहत के लिए ज़रूरी है, वरना इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जिनमें टॉन्सिल में बार बार पस पड़ना। जब टॉन्सिल बार बार ख़राब होंगे तो आपको बार बार एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, जिसके अपने एडवर्स अफेक्ट होते हैं बॉडी पे, और इसकी अदर कॉम्प्लिकेशन होती हैं लाइक गले में किसी और जगह पस पड़ जाना। इसके अलावा कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो खुशकिस्मती से बहुत कम लोगों में होती हैं, लेकिन हो जाएं तो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे जोड़ों का दर्द हो सकता है जो आपको चलने फिरने से माजूर कर सकता है, आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं और आपके हार्ट वॉल्व ख़राब हो सकते हैं। ये चीज़ें अगर एक मरतबा ख़राब हो गई फिर ठीक नहीं हो सकती, लेकिन खुशकिस्मती से ये बहुत रेयर हैं। इसीलिए जब भी नाक कान गले का कोई इन्फेक्शन हो या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, एक चीज़ हमेशा याद रखें, चाहे एक दिन का बच्चा हो चाहे 100 साल का बुढ़ा हो, नाक कान हलक का कोई मसला हो तो नाक कान हलक के डॉक्टर को ही, मुस्तनिद डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि नाक कान हलक का मसला नाक कान हलक का डॉक्टर ही समझ सकता है, कोई दूसरा डॉक्टर नहीं समझ सकता। फेरेंजाइटिस यानी गले की पिछली दीवार का इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये मोस्टली एलर्जिक होता है या वायरल होता है। और फेरेंजाइटिस का मोस्ट कॉमन रीज़न ये होता है कि आपका नज़ला गले में गिरना, यानी नाक के पिछले हिस्से से गले में रेशा गिरता है जो गले की पिछली दीवार पर ट्रिकल होता हुआ गुजरता है, जिसकी वजह से गले की पिछली दीवार सेंसिटिव हो जाती है, बाज़ औक़ात वहाँ दाने से बन जाते हैं या स्वेलिंग हो जाती है। इसको हम फेरेंजाइटिस कहते हैं। ये मोस्टली एलर्जिक होता है, हमें इसका कॉज दूर कर दें ये ठीक हो जाएगा। वायरल है तो ये अपनी टाइम पूरा करेगा, 6 से 7 दिन 5 दिन जितना भी इसका टाइम पीरियड है ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बैक्टीरियल है तो आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। लेकिन मोस्टली ये एलर्जिक होता है तो हमें इसका कॉज या तो नाक में होता है या टॉन्सिल में होता है, तो हमें वो कॉज ख़त्म करना पड़ता है। और टॉन्सिलाइटिस अगर आपको बार बार हो रहा है और आप इसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहे तो फिर ये यही करता है कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ें हैं जैसे फेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स, लैरिंग्स, इन सब चीज़ों को ख़राब कर देता है, यानी गले में आसपास जितनी चीज़ें हैं इन सब को ख़राब कर देगा। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एलर्जिक है या वायरल है तो होम रेमेडीज़ इसमें फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन अगर ये बैक्टीरियल है तो इसमें होम रेमेडी फ़ायदा नहीं देगी। आपको वक्ती तौर पे तो आराम दे देगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर एलर्जिक है तो इसमें आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से भी पहले आप स्टीम लेना शुरू कर दें, गरारे करना शुरू कर दें और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें, और ठंडी खट्टी बाज़ार की चीज़ों को बंद करें, पंखे एसी की डायरेक्ट हवा से बचें, और धूल मिट्टी गर्द गुबार मच्छर मार स्प्रे इस तरह के जितने भी इरिटेटिंग फैक्टर्स हैं इनसे बचें। तो मोस्टली जो एलर्जिक होता है वो सेटल हो जाता है। वायरल में सम टाइम आपको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, उसके लिए आप एंटीपायरेटिक यानी बुखार की जो अद्वियात हैं पैराडोल पोस्टान वगैरह वो आप ले लें तो आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन चूँकि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, हम लोगों की बहसीत पाकिस्तानी, तो अमूमन होता क्या है कि हमारे वायरल इन्फेक्शन सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चेंज हो जाते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर हमारी अपनी गफलत होती है कि हम प्रॉपर एहतियात नहीं कर रहे होते, तो अल्टीमेटली फिर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है।